गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस में क्या फर्क होता है। अभी हम आपको बताएंगे क्लाउज क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है। क्लाउज और उसके टाइप को जब आप समझ जाते हैं तो सेंटेंस का जो टाइप है वो समझने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर हम लिखे हुए क्लाउज, क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य, और इसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। जैसे क्या क्या कंटेंट होगा क्लाउज में, इन चीजों को दिखाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर लिखे हैं जिसमें ये दिखा रहा है कि एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब का होना बहुत अनिवार्य होता है। जब आप एक क्लाउज बनाते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट का और एक फिनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है। तो ये दोस्तों हम पहले भी बताए थे कि क्लाउज को बनाने के लिए कर्ता और क्रिया का होना अनिवार्य होता है। देखिए, इसमें हम यहाँ पर लिखे हुए हैं क्लाउज हम कैसे डिफाइन करेंगे। शब्द का ऐसा समूह जिसमें कर्ता और क्रिया का होना जरूरी होता है। ठीक है, क्लाउज भी शब्द का समूह है लेकिन जिसमें कर्ता और क्रिया का होना बहुत अनिवार्य होता है। और दूसरा पॉइंट, क्लाउज कभी पूरा मतलब देता भी है और कभी नहीं भी देता है। तो देखिए, क्लाउज वाक्य नहीं है, इसीलिए ये कभी कभी वाक्य की तरह पूरा मतलब दे भी सकता है और कभी नहीं भी देता है। अब देखिए, क्लाउज का टाइप क्या है ये समझना ज्यादा जरूरी है। जब आप क्लाउज के टाइप को समझते हैं तो इसी टाइप के आधार पे आप सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि जब तक आप क्लाउज के टाइप को नहीं समझेंगे तो सेंटेंस के टाइप को भी आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो पहला टाइप देखिए, प्रिंसिपल क्लाउज, जिसको हम लोग मेन क्लाउज भी कहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। और इसका दूसरा है डिपेंडेंट क्लाउज, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं। और तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो क्लाउज का बेसिकली ये तीन टाइप होता है और इसका भी टाइप होता है। इस टाइप को भी अलग अलग तरीके से बांटा जाता है, लेकिन उसको हम अलग वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए, क्लाउज का जो तीन टाइप है, प्रिंसिपल, डिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे समझेंगे कि कौन सा क्लाउज प्रिंसिपल है, कौन सा कोऑर्डिनेट है और कौन सा सबऑर्डिनेट है। तो दोस्तों हम लिख देते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज को ही हम लोग मेन क्लाउज भी बोल सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोल सकते हैं। तीनों एक ही क्लाउज का नाम है। अब इसके नॉमेनक्लेचर पर ध्यान दीजिए। इंडिपेंडेंट क्लाउज मतलब यह ऐसा क्लाउज होगा जो वाक्य की तरह पूरा मतलब देगा, या फिर यह ऐसा क्लाउज है जिसका मतलब पूरा पूरा निकलता है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब देखिए, इसको जब हम स्ट्रक्चर में सेट करते हैं तो किस तरीके से हम लोग सेट करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर only one subject and one verb। जो प्रिंसिपल क्लाउज होगा उसमें सब्जेक्ट भी एक होगा और वर्ब भी एक होगा। तो कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। एक सब्जेक्ट का मतलब एक व्यक्ति कभी भी नहीं हो सकता है। एक सब्जेक्ट में कितना भी व्यक्ति हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट पूरा पूरा एक होगा। जैसे मान के चलिए, ऑल स्टूडेंट्स कैन। अब ये जो ऑल स्टूडेंट्स है ये सब्जेक्ट हो गया और ये कैन क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। तो देखिए, सारे विद्यार्थी आए, तो ये ऐसा क्लाउज है जो वाक्य की तरह पूरा मतलब दे रहा है। तो ऐसा जो भी क्लाउज होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज या फिर मेन क्लाउज या फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। अब एक बार देखिए, कंफ्यूजन क्या होता है। ओनली वन सब्जेक्ट मतलब बहुत स्टूडेंट को ये समझ में आने लगता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का बात होगा। ऐसा कोई भी बात नहीं है। एक सब्जेक्ट के अंदर कितना भी व्यक्ति हो सकता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, राम एंड
श्याम goes। अब देखिए सॉरी गो, राम एंड श्याम गो। अब देखिए यहां पर ये पूरा सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट के अंदर व्यक्ति दो है, कभी भी ओनली वन सब्जेक्ट का मतलब एक व्यक्ति से डिनोट नहीं होता है। सब्जेक्ट एक होगा, उसके अंदर व्यक्ति कितना भी हो सकता है। राम एंड श्याम गो। तो आप इसमें देखिए इसका भी मतलब निकलता है कि राम और श्याम जाता है। इसका मतलब ये वाक्य तो नहीं है लेकिन वाक्य की तरह पूरा मतलब दे रहा है। तो आप समझिए प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है। यह ऐसा क्लाउज है जो वाक्य की तरह पूरा मतलब देता है और प्रिंसिपल क्लाउज में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ही आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे हम लोग बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। दूसरा है सब ऑर्डिनेट क्लाउज। सब ऑर्डिनेट क्लाउज, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। अब इसके नॉमेनक्लेचर पर ध्यान दीजिए। डिपेंडेंट क्लाउज मतलब यह क्लाउज जो किसी न किसी पर आश्रित होगा। तो डिपेंडेंट क्लाउज या फिर सब ऑर्डिनेट क्लाउज को समझने के लिए थोड़ा सा आपको कंजक्शन का जानकारी होना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप प्रिंसिपल क्लाउज में सब ऑर्डिनेट कंजक्शन को जोड़ देते हैं तब वो क्या बन जाता है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज बन जाता है। आप इसको लिख लीजिए। जब किसी भी प्रिंसिपल क्लाउज में सब ऑर्डिनेट कंजक्शन को जोड़ दिया जाता है तो वह सब ऑर्डिनेट क्लाउज बन जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लाउज में जब हम सब ऑर्डिनेट कंजक्शन को जोड़ देंगे तो आगे हम लिख देते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन क्या क्या होता है। ये इसका एक दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। सब ऑर्डिनेट क्लाउज कभी भी अपना पूरा मतलब नहीं देता है। देखिए सब ऑर्डिनेट क्लाउज कभी भी अपना पूरा मतलब नहीं देता है। सब ऑर्डिनेट क्लाउज को मतलब पूरा करने के लिए एक दूसरे प्रिंसिपल क्लाउज का सहायता लेना पड़ता है, तब जाकर इसका मतलब पूरा होता है। ठीक है, देखिए हम आपको इसको एग्जांपल में समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम लिखते हैं राम हेल्प्स मी, ये एक क्लाउज है, लेकिन देखिए राम हेल्प्स मी ये पूरा मतलब दे रहा है। ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, क्योंकि अभी तक हम इसमें एक भी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं जोड़े हैं। इसमें राम सब्जेक्ट हो गया और हेल्प्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। और जब तक ये प्रिंसिपल क्लाउज है ये अपना पूरा मतलब भी दे रहा है, लेकिन जैसे ही इसके पहले हम जोड़ देते हैं इफ। अब देखिए ये इफ क्या है, ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रिंसिपल क्लाउज के पहले हम सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ दिए। अब ये जो पूरा बन गया ये कौन सा क्लाउज बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ये बन गया सब ऑर्डिनेट क्लाउज, क्योंकि देखिए इफ राम हेल्प्स मी, अगर राम मेरा मदद करता है तो देखिए ये तो पूरा मतलब नहीं दे रहा है। और आप इतना समझ लीजिए कि एक सब ऑर्डिनेट कंजक्शन लगने से प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब अधूरा हो जाता है।
इफ राम हेल्प्स मी, अगर राम मेरा मदद करता है। तो यहाँ पर सुन के भी लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अधूरा है। तो उसी तरीके से देखिए एक और एग्जांपल में हम समझाते हैं। सी इज कुकिंग। ये देखिए ये कौन सा क्लाउज है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। सी इज कुकिंग, सी यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और कुकिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये पूरा मतलब दे रहा है वह खाना पका रही है, या फिर वह पका रही है, तो ऑब्वियसली खाना ही पकाएगी। और देखिए जब हम इसमें एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ देते हैं बिकॉज़, अब देखिए ये जो क्लाउज बना, अब ये फिर मीनिंग अधूरा देने लगा। सी इज कुकिंग, अभी तक ये पूरा मतलब दे रहा था, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज। जैसे ही हम इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को जोड़ते हैं बिकॉज़ सी इज कुकिंग, क्योंकि वह खाना पका रही है, अब बताइए अब इसका मतलब अधूरा हुआ कि नहीं हुआ, अधूरा हो गया। तो यहां से यहां तक ये जो पूरा है ये क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज बन जाता है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा अपने कॉपी में नोट कर दीजिए कि प्रिंसिपल क्लाउज में जब हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज बन जाता है। और सबऑर्डिनेट क्लाउज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि किस तरीके से हम प्रिंसिपल क्लाउज से सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए। स्ट्रक्चर, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज का स्ट्रक्चर है, इसको आप इस तरीके से लिखिए। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब को एक तरीके से हम प्रिंसिपल क्लाउज बोल सकते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जब हम प्रिंसिपल क्लाउज में कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ देंगे तब वो क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज बन जाएगा। अब देखिए हम कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिख देते हैं, हालांकि ये कंजंक्शन का पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम आपको पहले भी बताए थे ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दूसरा टॉपिक आके इंटरफेयर करता है। तो हम कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिख देते हैं जिसके सहायता से आप सबऑर्डिनेट क्लाउज बना सकते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर, देखिए क्या क्या है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, आप लिख सकते हैं इफ, आफ्टर, बिफोर, still, because, when, so that, what, उसके बाद आप लिख सकते हैं which, etc। तो देखिए ये जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बहुत सारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लेकिन कुछ है जो आप जनरली वाक्य में यूज करते हैं। हम उसी कंजंक्शन को लिखे हैं जिसको आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसमें ऑल्दो भी आ जाता है। ऐसा बहुत सारा कंजंक्शन है जिसको आप सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब कभी भी किसी भी प्रिंसिपल क्लाउज के पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को लगा दीजिएगा तो उस प्रिंसिपल क्लाउज का मीनिंग अधूरा हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज बन जाता है। अब देखिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज, अब कोऑर्डिनेट क्लाउज को समझने के लिए भी हमको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को समझना पड़ेगा। अब देखिए कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जो दो चीजों को ऐड करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मिलाता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट क्लाउज मतलब ये ऐसा क्लाउज होगा जिसके बीच में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं जब दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लाउज किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ता है तब वो क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट क्लाउज हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए।
जब दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लाउज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ता हो वह कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आपको लगता होगा कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। देखिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन को याद करना बहुत आसान है। हम एक ट्रिक बता देते हैं जिसके सहायता से आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आर FAN BOYS। आप याद करने के लिए दो शब्द इससे निकाल लीजिए, FAN फैन, BOYS बॉयज, फैन बॉयज। तो देखिए, F स्टैंड फॉर, A से क्या हो जाएगा एंड, N से क्या हो जाएगा नॉर, B से हो जाता है बट, O से और, Y से येट एंड S से सो। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है कोऑर्डिनेट क्लाउज में बहुत प्रयोग होता है। तो याद करने का एक तरीका है फैन बॉयज। अब इसका मतलब देख लीजिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, एंड का मतलब होता है और, नॉट का मतलब होता है कोई नहीं या नहीं, दोनों सेंस में हम इसको यूज करते हैं। बट का मतलब हो जाता है लेकिन, और का मतलब होगा या, और येट इसके बावजूद, और सो इसलिए। तो ये जो कंजक्शन है इसके सहायता से आप कोऑर्डिनेट क्लाउज को बना सकते हैं। तो देखिए, हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज हम लोग कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल, अब देखिए, आई एम स्लीपिंग, ये कौन सा क्लाउज हो गया? आई एम स्लीपिंग यह एक प्रिंसिपल क्लाउज है, बट यू आर प्लेइंग। अब देखिए, ये जो पूरा क्लाउज है आई एम स्लीपिंग, ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, यू आर प्लेइंग ये भी हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। अब देखिए, दो प्रिंसिपल क्लाउज किससे जुड़ा हुआ है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। यही हम आपको बताए थे, जब दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लाउज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ेगा, ये पूरा का पूरा क्लाउज क्या हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू प्लेड एंड आई वॉक्ड। अब देखिए, यू प्लेड ये कैसा क्लाउज है? ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। आई वॉक्ड ये भी क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। दो प्रिंसिपल क्लाउज है, जुड़ा है किससे? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। तो आप यहां पर भी देख रहे हैं, दो प्रिंसिपल क्लाउज को कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा गया है। और ये जो पूरा क्लाउज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलेंगे, क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लाउज किसी भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लाउज हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से ये जो तीन टाइप था, प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज, ये समझना आपके लिए जरूरी है। जब आप तीनों क्लाउज को समझ जाते हैं तो बस लास्ट में पंक्चुएशन साइन लगाते जाना है, तो आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस का टाइप कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर, अब देखिए, कोऑर्डिनेट क्लाउज का जो स्ट्रक्चर होता है
प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस प्रिंसिपल क्लाउज। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए प्रिंसिपल क्लाउज है, इधर भी प्रिंसिपल क्लाउज है, बीच में क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और तीनों जो टाइप है, इस तीनों के स्ट्रक्चर को आप समझिए, इसके किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, किस तरीके से प्रिंसिपल क्लाउज से सबऑर्डिनेट बनाएंगे, किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तब आप सेंटेंस के टाइप को भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।